शो कर सकें, अपना नॉलेज शेयर कर सकें किसी और के साथ। इसके अलावा अगर इस सेशन को फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हम पैथोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर लेक्चर्स हमने रखवाए हैं, डिफरेंट डिजीज़ेज़ कवर की हैं यहाँ पर। आज हमारा लास्ट सेशन है जो कि डायबिटीज़ पर है, और इसके अलावा इससे पहले भी हम 10 लेक्चर्स दे चुके हैं। और इसके साथ-साथ हमारे आई थिंक सो कि सब जिन्होंने भी ये लेक्चर्स अटेंड किए हैं और फुल कंसंट्रेशन के साथ अटेंड किए हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स भी रही होंगी स्टूडेंट्स की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अब अभी तक हम सब सीख रहे हैं, कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए था। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर लेक्चर दे रहे थे, तो ऑफ कोर्स मिस्टेक्स भी रही होंगी, और लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। और इसके अलावा इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि स्टूडेंट्स ने खुद लेक्चर्स प्रिपेयर किए थे, अपनी नॉलेज शेयर की थी, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहा होगा और सुनने वालों के लिए भी बेनिफिशियल रहा होगा। इसके अलावा मैं पार्टिसिपेंट्स और अटेंडेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं और हमारे साथ कोऑपरेट किया है सबने। मेरी तरफ से और यूएचओ की तरफ से बहुत स्पेशल थैंक्स है सबके लिए। और इसी के साथ-साथ अगर बात की जाए इसकी क्लोजिंग सेरेमनी की, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी क्लोजिंग सेरेमनी की जाएगी और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पर प्रोवाइड की जाएगी। ये कहाँ पर की जाएगी, ये फिज़िकल होगी क्लोजिंग सेरेमनी, ये कहाँ पर की जाएगी, और ये इसमें क्या-क्या मतलब टाइमिंग्स वगैरह, डेट्स एवरीथिंग आपको ग्रुप पर बता दी जाएगी फाइनलाइज़ होकर। एंड इसके अलावा अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन होता है, तो आपको नंबर दिया गया है पोस्टर्स वगैरह में, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फर्दर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी पार्टिसिपेंट ने नहीं पेमेंट की है, इस सेशन के चार्जेस नहीं दिए हैं, तो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और ना ही वो क्लोजिंग सेरेमनी में इनवाइटेड होंगे। फर्दर मैं डॉक्टर आज़म अली मुग़ल को बहुत स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी यूनाइटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि उन्होंने हमें हर सेशन में, वो जिस-जिस सेशन में थे, उन्होंने हमें नॉलेज दी है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है। अगर स्टूडेंट्स ने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उन्होंने उस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर करके स्टूडेंट्स को नॉलेज दी है। और इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उन्होंने उस सेशन को लेकर भी हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली बातें बताई हैं। और इसके अलावा एक सेशन के एंड में, जैसे कि अब आज जो सेशन है वो आसिया नवीद और मिस्टर ज़बीउल्लाह बुखारी का है, तो और इनके सेशन का टॉपिक है डायबिटीज़। तो सेशन के एंड में अमार शहज़ाद, हमारे यहाँ के एक पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमसे मदर टिंचर ऑइंटमेंट के कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहते हैं, तो मैं सेशन के एंड में उनको कुछ टाइम दूँगी कि जिस पर वो हमसे अपनी नॉलेज शेयर कर सकें। अब मैं सबसे पहले तो मिस आसिया नवीद और मिस्टर ज़बीउल्लाह बुखारी को उनके लेक्चर के लिए इनवाइट करती हूँ, और इसी के साथ-साथ मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी कहती हूँ उनके लास्ट लेक्चर के लिए। प्लीज़ मिस आसिया नवीद एंड मिस्टर ज़बीउल्लाह बुखारी स्टार्ट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच नूर ज़ैनब। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करूंगा नूर ज़ैनब कि इतने अच्छे से, और आखिरी मतलब वाइंड अप होने जा रहा है आखिरी लेक्चर पे, और आज का जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ के ऊपर है, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत लेंदी टॉपिक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो एंडोक्राइन सिस्टम की ही से रिलेटेड है, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर हम इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से भी कह सकते हैं, और उसके अलावा एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कह सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ को एक जेनेटिक डिसऑर्डर समझ के वो लेके चलते हैं, कि ऐसा उनको लगता है कि अगर फैमिलीज़ के अंदर उनको डायबिटीज़ है, तो फिर इनको या फिर बच्चों में भी डायबिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन फैमिलीज़ और बच्चों के अंदर थोड़ा-सा एक चीज़ कॉमन ये होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि जिस तरह पेरेंट्स का लाइफ़स्टाइल है, उसी तरीके से फिर बच्चों की भी लाइफ़स्टाइल हो जाती है। तो उस लाइफ़स्टाइल की वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो डायबिटीज़ को हम शुरू करने से पहले अपना कंटेंट बता देते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, आज जो हम
वो डायबिटीज की थोड़ा सा ओवरव्यू को हम देखेंगे, फिर डायबिटीज के टाइप्स को देखेंगे, फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। अच्छा, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये होता है कि उसकी जो मतलब अगर हम उस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे या उस चीज को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी मैनेजमेंट, मिसाल के तौर पर कभी अचानक से बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए तो वो क्या होते हैं, फिर उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, वो किसी भी एक मेडिकल स्टूडेंट्स को समझना या जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर उसके डायग्नोसिस के हवाले से हम बात करेंगे कि डायग्नोसिस को मतलब डायबिटीज को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, और फिर उसकी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के हवाले से हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उससे पहले जब हम कभी भी किसी भी प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं तो हमें ये एडवाइस मिलती है, हमें ये मतलब सजेशन मिलता है कि आपने कुछ जो है हेडलाइंस को कवर करना है, कुछ चीज़ों को कवर करना है कि उसमें ओवरव्यू आप डाल दो, उसमें ये डाल दो, उसमें वो डाल दो। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको हमने समझना बहुत जरूरी है, जो कि हर प्रेजेंटेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इटियोलॉजी की बात करते हैं। तो इटियोलॉजी का मतलब ये होता है किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी डिजीज, किसी भी बीमारी के पीछे वजह क्या है, उसकी कॉजेस क्या है, तो उसको हम इटियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं या उसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, फिर जब भी हम किसी भी मिसाल के तौर पर डायबिटीज है, अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जो चेंजेस है, जो खराबियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो कंडीशंस बनने जा रही है किसी भी वजह से, तो उसको हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिजीज होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को अगर बुखार है, फीवर है, तो हमने उसकी फीवर को ग्रेड किया, या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको मेजरमेंट कर दिया बीपी अपरेटिस के थ्रू, तो उसको हम साइन कहते हैं। तो साइन, एक डॉक्टर जब भी किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से जो मोडेलिटीज, जो मेजरमेंट मोडेलिटीज यूज करते हैं तो उसको हम साइंस में कंसीडर करते हैं। और सिम्टम क्या है कि वो पेशेंट खुद बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे आंखों में दर्द होना शुरू हो गया था, मुझे पसीने आना शुरू हो गए थे। तो हमेशा सिम्टम जो है वो एक क्या कहते हैं, एक सब्जेक्टिव चीज को शो करते हैं जो कि पेशेंट खुद बोल रहा होता है। और साइन वो अलामात होते हैं जो डॉक्टर फिर उसको मेजर करके या फिर डॉक्टर देख के वो उसको देखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशंस का मतलब होता है किसी भी डिजीज के लिए हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, तो उसको हम इंडिकेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर डायबिटीज का इंडिकेशन यही है कि हमने अपनी वेट को कंट्रोल रखना है। डायबिटीज की इंडिकेशन यही है कि हमने शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना है। सही है। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है कि क्या चीजें हमने नहीं करनी है, हमने कोलेस्ट्रोल वाले ग़िज़ाई नहीं खानी है, हमने अपने वेट नहीं बढ़ाने हैं। सही है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी भी डिजीज के हवाले से अगर हम किसी चीज को मना करते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस क्या होती है? डायग्नोसिस के अंदर किसी भी बीमारी का तशखीस करना या किसी भी बीमारी को डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस को यूज करते हुए उस बीमारी की जांच पड़ताल करना, या किसी भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे हम मुख्तलिफ मशीनों का यूज कर सकते हैं, फिजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट होते हैं, या फिर कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें उस डायग्नोसिस के तरफ करीब लेके जा रहा होता है। तो डायग्नोसिस का वर्ड या फिर हेडिंग्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब भी हम किसी भी बीमारी को मालूम करना हो, तो उसको हम डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। मैनेजमेंट तो आपको सबको पता है कि हम उस चीज को ठीक कैसे करें, उस चीज का इलाज कैसे करें, या फिर उसकी जो है हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करें, तो हम उसकी मैनेजमेंट के अंदर काउंट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है किसी भी बीमारी को अगर फौरी तौर पर या बर वक्त इलाज
ना किया जाए तो उसकी फिर बुरे असरात क्या हो सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर अगर डायबिटीज है, तो डायबिटीज को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो वो आगे जाकर क्या होगा कि वो न्यूरोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल के मसाइल और बहुत सारे प्रॉब्लम या और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस डेवलप हो सकते हैं। तो इस चीज को हम कॉम्प्लिकेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। अच्छा, तो डायबिटीज की जो प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि यार कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी जानते होंगे, तो मैंने कहा इसको कवर किया जाए तो ताकि सबका फायदा हो। अच्छा, उसके बाद हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं डायबिटीज के हवाले, डायबिटीज को लेकर। अच्छा, हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि डायबिटीज जो है वो हमारी शुगर के बढ़ने या कम होने का नाम है, सही है। तो उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बॉडी के अंदर शुगर का जो प्रॉपर रेगुलेशन है वो किस तरीके से हो रही होती है। हाँ, तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि जब भी हम फॉर एग्जांपल, मेरी आवाज सबको आ रही है, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताए। जी जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल इंसुलिन रेगुलेशन की अगर हम जब बात करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक बंदा हूँ या कोई भी शख्स जब कोई भी खाना खाता है, वो खाना कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, फैट के सूरत में, प्रोटीन के सूरत में, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की सूरत में हम लोग खाना ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम खाना ले लेते हैं तो बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसका ग्लूकोज, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज की मकदार बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस के पास ये पैगाम जाता है कि बॉडी के अंदर ब्लड का शुगर बढ़ गया है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारे पेंक्रियाज को ये स्टिमुलस देता है कि आप बीटा सेल रिलीज करो, सही है। तो बेटा सेल जैसे ही रिलीज होता है तो बेटा सेल्स जो है वो हमारे पेंक्रियाज में से इंसुलिन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देता है कि तुम जाओ और ब्लड ब्लड शुगर जो बॉडी के जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर का लेवल जो बढ़ गया है उसकी रेगुलेशन का काम इंसुलिन का है। तो इंसुलिन बीटा सेल से जैसे ही प्रोड्यूस होके हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है तो वो क्या करता है कि ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड वेसल के अंदर जितने भी शुगर है बॉडी के तमाम हिस्सों में जहां जहां डिमांड है वहां वहां उसको पहुंचा देता है, सही है। सबसे पहले काम ये कर दिया। उसके अलावा फिर भी अगर बचता है तो वो लिवर के अंदर स्टोर कर देता है। तो इंसुलिन का काम ये हुआ कि वो हमारी ब्लड वेसल के अंदर जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो उसकी एक रेगुलेशन का काम करता है। तो जैसे ही हमारा ये ब्लड के अंदर इंसुलिन और शुगर का मकदार नॉर्मल हो गया तो हाइपोथैलेमस वहां से स्टिमुलस देता है कि अब जो है ना मजीद बीटा सेल प्रोड्यूस नहीं करना है। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। ये जो हमारा फर्स्ट स्टिमुलस वाला जो डायग्राम है उसमें ये चीज बताया गया है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि हम खाना नहीं खा रहे होते हैं और हम काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को, हमारे सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर हाइपोथैलेमस दोबारा स्टिमुलस देता है हमारे पेंक्रियाज को कि आप जो है ना अल्फा सेल रिलीज करो जिसके थ्रू ग्लूकागॉन जो रिसेप्टर होता है, जो ग्लूकागॉन हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है। और वो क्या करता है हमारी बॉडी में से जो स्टोर ग्लूकोज होता है उसको उसको मतलब वहां से प्रोड्यूस करके हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर उसको पहुंचा देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोसिस कहते हैं। तो जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो उसमें अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन है उसको प्रोड्यूस करके बॉडी के अंदर ब्लड की शुगर को बढ़ा देता है या फिर जहां जहां रिक्वायर्ड होता है वहां पहुंचा देता है। तो ये एक होम्योस्टोसिस का जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर ये होती चलती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर बढ़ जाता है तो बीटा सेल्स रिलीज होता है, अगर कम हो जाता है तो अल्फा सेल्स रिलीज होता है। तो इस पूरा एक क्या कहते हैं इस मैकेनिज्म को नॉर्मल इंसुलिन रेगुलेशन कहते हैं जो कि स्पेसिफिक हमारे ब्लड शुगर से रिलेटेड है। और इस पूरा बॉडी के अंदर सिस्टम जो एक रेगुलेशन का काम कर रहा होता है तो उसको हम होम्योस्टेसिस के अंदर
पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटिस ये दोनों एक अलग अलग डिफरेंट वर्ड है। एक होता है डायबिटीज, एक होता है मेलाइटिस। डायबिटीज का मतलब होता है किसी भी जगह से किसी भी चीज का गुजरना। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पासिंग थ्रू एनीवेयर। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज जो है इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो यूरिन होता है उसके अंदर से जो शुगर का मिकदार बहुत ज्यादा पास आउट हो रहा होता है। वो कैसे पास आउट हो रहा होता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, वो फिर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो डायबिटीज इटसेल्फ जो है किसी भी वे से, किसी भी पाथवे से किसी भी चीज का गुजरना, इसको हम डायबिटीज कहते हैं। मेलाइटिस का मतलब होता है यूरिन में से शुगर का निकलना। तो इसी तरीके से डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि हमारे यूरिन के थ्रू, यूरिन के जरिए से हमारी बॉडी के जो जितने भी एक्सेसिव शुगर है, जो कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही होती है, तो वो शुगर किडनी फिर क्या करता है, किडनी ये सोच रहा होता है कि यार बॉडी के अंदर शुगर का मिकदार बहुत ज्यादा है। और किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का काम करना। किडनी का काम होता है एक्सेसिव जो भी मटेरियल है बॉडी में से निकाल के बाहर खारिज करना। तो वो क्या करता है, शुगर को बाहर खारिज कर देता है। तो इसी वजह से इसको डायबिटीज मेलाइटिस का नाम दिया है। इसी तरीके से डायबिटीज का अपना इटसेल्फ एक और टाइप है जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारे कॉजेज है। वो बहुत ज्यादा अनकॉमन है, वो इतनी ज्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट के डिसबैलेंस होता है। और वो बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है, इसीलिए उसको इतनी ज्यादा हर जगह कंसीडर भी नहीं किया जाता। तो डायबिटीज इंसिपिडिस के अंदर क्या होता है कि बॉडी में से एक्सेसिव डायलूटेड फ्लूइड का बाहर निकलना। और डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, बॉडी में से एक्सेसिव शुगर का बाहर निकलना। अब फ्लूइड और शुगर की पीछे वजह क्या है वो तो आप लोग फिर समझ जाएंगे। फ्लूइड की वजह ये होता है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन का कोई डिजीज होना, या किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है। स्पेशली डायलिसिस के केसेस के अंदर वो देखा जाता है। और मेलाइटिस के अंदर पूरा एक डायबिटीज का चैप्टर है, वो हम देखेंगे कि इंसुलिन कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो फिर तो किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जाहिर सी बात है बीटा सेल्स में से इंसुलिन ने निकलना है और इंसुलिन नहीं निकलता। जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर नहीं जाएंगे। सही है। नेक्स्ट कीजिए। ओके। अब अब आप ये देखें कि ये एक पिक्चर है और हमें इस पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले लेफ्ट साइड वाली पिक्चर देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक बहुत आसान सी एग्जांपल दूंगी, आप उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। इंसुलिन इज लाइक अ लॉक की सिस्टम, ठीक है ना। इंसुलिन एक की होती है, ठीक है, और हर सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो लॉक हैं, ठीक है। और ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है। अगर उन रिसेप्टर्स के ऊपर इंसुलिन की अटैचमेंट होगी तो फिर ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाएगा। और ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनकी वजह जो खुल जाते हैं इंसुलिन की वजह से। जैसे ही बीटा सेल में से इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन आता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन पर एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर का मतलब होता है उसको अपनी तरफ अटैच करना, ठीक है। जैसे ही वो रिसेप्टर इंसुलिन को अपनी तरफ अटैच करेगा वो दोनों जुड़ जाएंगे और वैसे ही वहां पर चैनल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन की लेयर पर होते हैं, वो चैनल्स, वो डोर्स खुल जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अंदर सेल के अंदर चले जाएंगे एनर्जी के लिए, ठीक है, क्योंकि अंदर जाते हैं ग्लूकोज का पूरा प्रोसेस होता है और उससे एनर्जी बनती है। अब अगर हम राइट साइड पे एक पिक्चर देखें तो ये बहुत सिंपल हमें समझ में आ रहा है। इसमें अगर पिंक कलर की जो
आपको नजर आ रहा होगा, ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर। और ऊपर से पर्पल ट्रायंगुलर शेप में जो है ये इंसुलिन कहलाता है। ये बीटा सेल से इंसुलिन आया, रिसेप्टर के अंदर अटैच हुआ, जैसे ही रिसेप्टर के अंदर अटैच होगा, ये जो पर्पल कलर का आपको नजर आ रहा है इसको हम ग्लूकोज चैनल्स कहते हैं। ये चैनल ओपन हो जाते हैं और ये जो रेड कलर में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट सेल के अंदर आ जाएंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। अब अगर टाइप 1 डायबिटीज किसी को होता है तो उसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा। जब इंसुलिन नहीं बन रहा तो वो रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन नहीं आएगा, और अगर इंसुलिन नहीं आएगा तो ये चैनल्स नहीं खुलेंगे, और चैनल्स नहीं खुलेंगे तो वो ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच तो होगा, लेकिन वो चैनल्स नहीं खुले हुए होंगे तो सेल मेम्ब्रेन से अंदर पास नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। ये भी बिल्कुल उसी टाइप की एक डायग्राम है। इसमें भी आपको देख रहा होगा कि ये जो रेड कलर का है ये ब्लड स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम के नीचे बिल्कुल सेल है। आप देखें कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन मौजूद नहीं है। यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं लेकिन इंसुलिन मौजूद नहीं है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आप देखें एरोज के थ्रू, यहाँ पे ब्लैक एरोज के थ्रू शो हो रहा है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बाहर तो आ रहे हैं लेकिन सेल के अंदर नहीं जा रहे, और वापस ब्लड के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वापस चले जाते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज पे। टाइप 2 डायबिटीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। टाइप 1 में हमें पढ़ा, हमने बहुत जगह इस चीज को देखा है, पढ़ा है कि हमें इंसुलिन की जरूरत है, इंसुलिन हमारा नहीं बन रहा, इसलिए हम उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। जबकि टाइप 2 जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन तो है, बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, बीटा सेल बिल्कुल ठीक है, पेनक्रियास में से बीटा सेल इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है, फिर भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो हमने रिसेप्टर्स पढ़े हैं वो रिसेप्टर्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या तो मिसिंग होना शुरू हो जाते हैं या फिर वो किसी वजह से वीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मतलब ये ज्यादातर एडल्ट एज में पाई जाती है। और इसके अलावा ये है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें पेशेंट की तो उसमें ओबेस पेशेंट मिलेगा। ये टाइप 2 का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, साइन है बल्कि, कि जो पेशेंट होगा वो आपको ओबेस मिलेगा, ओबेसिटी होगी, या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री में आपको डायबिटीज जरूर मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुक जाना या किसी चीज का रोकना, ठीक है। तो रेजिस्ट मतलब कि रुक रहा है। अब ये कैसे रुकता है, क्या होता है, ये नेक्स्ट कीजिए प्लीज। ये देखें, इसमें दो डायग्राम्स हैं, लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट में हमारा नॉर्मल है और राइट में इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज की पिक्चर है। अगर हम पहले नॉर्मल में देखें, हमने बिल्कुल पढ़ा कि इंसुलिन ऊपर देखेंगे, अगर ऊपर देखेंगे तो इंसुलिन रिसेप्टर है जिसमें ग्लूकोज के ये जो येलो वाले मॉलिक्यूल्स है आकर अटैच हो रहे हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम से निकलकर अंदर नॉर्मल इंट्रासेलुलर ग्लूकोज मतलब सेल के अंदर जा रहे हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। अगर हम टाइप 2 की बात करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो इसमें जो ये पर्पल कलर में जो रिसेप्टर शो हो रहे हैं, इन रिसेप्टर्स में वीकनेस हो जाती है। वीकनेस क्यों होती है? वो कोई भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, कोई भी जीन्स प्रीडिस्पोजिशंस हो सकती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में मैंने आपको ओबेसिटी बताया है, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर या ट्रिगर ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये वीक हो जाते हैं, या फिर हमारी जीन्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से रिसेप्टर्स वीक होते हैं, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, आपकी फैमिली में ये हुआ होता है जिसकी वजह से आगे की जनरेशन में भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इस रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो रहे, ग्लूकोज आ रहा है बिल्कुल
नॉर्मल तरीके से आ रहा है। इंसुलिन जो है बीटा सेल से रिलीज होता है, इंसुलिन आकर रिसेप्टर पर लगता तो है लेकिन वो अटैच नहीं हो पाता, रिसेप्टर के साथ इंसुलिन अटैच नहीं होता, और जब वो अटैच नहीं होता तो वो चैनल जो मैंने बताई सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं वो खुलते नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट कीजिए प्लीज। ये भी बिल्कुल सेम डायग्राम है, और इसमें भी ऊपर आपको नॉर्मल में दिख रहा होगा और नीचे टाइप 2 की है। और इसमें भी जैसे ब्लड के अंदर से देखें, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और इंसुलिन भी मौजूद है, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं है। दैट्स वाई जब रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं है तो चैनल्स ओपन नहीं हो रहे और ग्लूकोज ब्लड के अंदर, सॉरी, सेल के अंदर नहीं जा रहा। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, अब मेजर साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं खासतौर पे टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के, क्योंकि इसके ज्यादातर साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो टाइप 2 में कभी कभी ये होता है कि इतने ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हो रहे थे, बट टाइप 1 के सिम्टम्स ये सारे बहुत ज्यादा शो हो रहे होते हैं। और इनमें से ये जो फर्स्ट 3-4 साइन एंड सिम्टम्स हैं ये बहुत ज्यादा मेजर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हमें किसी भी पेशेंट में ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हमें फौरन क्लिक करना चाहिए कि इसमें डायबिटीज पॉसिबल है। सबसे पहले ये है कि इंक्रीज थर्स्ट। इंक्रीज थर्स्ट क्यों हो रहा है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो वहां से हमारे किडनी को ऑर्डर होता है कि रीएब्जॉर्प्शन स्पीड से करो, तेजी से करो। ठीक है, वो ब्लड की रीएब्जॉर्प्शन जल्दी करता है क्योंकि हमारी ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। हमारे किडनी को ऑर्डर आता है कि ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकालना है। अब वो यूरिन के थ्रू आप बाहर निकालो और उसको रीएब्जॉर्ब करो। अब जब वो रीएब्जॉर्प्शन तेजी से किडनी करता है और ब्लड में से ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन होती है, मतलब जल्दी जल्दी यूरिन पास होता है, जिसकी वजह से थर्स्ट भी इंक्रीज हो जाती है, प्यास ज्यादा लगती है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हमने पढ़ लिया, थर्स्ट हो गया। अच्छा, तीसरा एक्सट्रीम हंगर। एक्सट्रीम हंगर क्यों होता है? हमने पढ़ा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, लेकिन किसी भी सेल के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे। इट्स मीन हमारे मसल्स के अंदर, हमारे मसल के किसी भी सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा। तो अब क्या होता है कि मसल्स के अंदर एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। एट्रोफी मीन्स उसको जब पूरा ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ग्लूकोज से एनर्जी मिलनी है, तो उसको जब उसकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मसल्स को मिलेंगे तो मसल्स हंगर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि हमें बहुत तेजी से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। ऑल दो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक्सट्रीम शुगर है, मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमारे मसल्स में नहीं जा रहा होता। इसकी इसकी वजह से जल्दी जल्दी हमें हंगर का एहसास होता है। नेक्स्ट है एन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। बहुत सिंपल है। अगर हमारा मैंने बताया जैसे मसल्स की एट्रोफी होती है, तो एट्रोफी का क्या मतलब है कि एट्रोफी का मतलब है कि श्रिंकेज, मसल्स की श्रिंकेज हो जाएगी। इसकी वजह से वेट लॉस बहुत तेजी होता है। अनएक्सप्लेन्ड मतलब बहुत तेजी से वेट लॉस होगा। ठीक, नेक्स्ट है फटीग। फटीग का मतलब होता है लेथार्जिक कंडीशन, बहुत जल्दी थकावट होना शुरू हो जाती है। थकावट क्यों होती है? क्योंकि पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बहुत तेजी से बनाना शुरू कर देता है। जब ये बॉडी में प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज एक एक सेल में नहीं जा रहा, तो बहुत तेजी से इंसुलिन को मजीद बनाना शुरू करता है टाइप 2 में। टाइप 1 में तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा, टाइप 2 में इंसुलिन तेजी से बनाना शुरू कर देता है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है कि पेनक्रियाज खुद जो है वो मतलब इतनी ज्यादा उसके अंदर फिर वो नहीं रहती कि इंसुलिन को मजीद बनाए। ठीक है, तो इसकी वजह से फटीग होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हमारे मसल्स को भी जब शुगर नहीं मिल रहा तो मसल फटीग भी होता है। इसके अलावा ब्लड विजन है। ब्लड विजन में क्या होता है कि हमारे जो जैसे ही ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, इसकी वजह से हमारे जो आई लेंस होता है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है। राइट, वो इसमें इंफ्लेमेशन होता है, स्वेल होता है, क्योंकि हमारे आई के अंदर फ्लूइड्स होते हैं,
ये इसकी इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये इसकी रेगुलेशन इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी विजन जो होती है, जो देखने की सलाहियत होती है, वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। और लास्ट है स्लो हीलिंग प्रोसेस। स्लो हीलिंग प्रोसेस हमने बहुत देखा है कि डायबिटिक पेशेंट में अगर कोई वुंड लग जाए, हो जाए, उनको इंजरी कॉज हो जाए, तो वो उसको हील बहुत आराम से या बहुत देर से होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स में जब हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, जब हम डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती हैं वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ही वो खराब होती हैं, उसमें वो रेगुलेशन, उसमें वो सर्कुलेशन नहीं होती है ब्लड की जिस तरह से होनी चाहिए। और फिर इसकी वजह से अगर कहीं हमें इंजरी हो जाती है, तो वहां तक हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहां पे प्लेटलेट्स सही नहीं पहुंचेंगे, सर्कुलेशन सही नहीं होगी, तो इसका मतलब हमारी वुंड्स जो हैं वो बहुत देर से ठीक होंगे। ठीक, तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट। अच्छा, टाइप 1 और टाइप 2 में थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि इन दोनों में का कंपैरिजन कैसा है, या हमें डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। वो इस तरह से है कि नंबर 1 फीचर है ऑनसेट, मतलब किन में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो टाइप 1 जो है, सॉरी, ऑनसेट का मतलब होता है कि किस टाइम पर आपको या कितनी देर में हो सकता है। तो टाइप 1 में है कि सडन कभी भी हो सकता है, ठीक है। और टाइप 2 जो होता है वो ग्रेजुअली होता है, आहिस्ता आहिस्ता। नंबर 2 है एज, किस एज में होगा। टाइप 1 हमने पढ़ा है कि एडल्ट में या सॉरी चिल्ड्रंस में जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं, और टाइप 2 एडल्ट में होते हैं, बल्कि ओल्ड एज में भी बहुत ज्यादा इसके चांसेस होते हैं टाइप 2 में। ठीक है। और टाइप 1 का जो बॉडी साइज होगा पेशेंट का, वो थिन होगा, पतला होगा, नॉर्मल होगा, जबकि टाइप 2 में जो है वो पेशेंट थोड़ा सा हेल्दी ओबेस होगा। कीटो एसिडोसिस है अगला। कीटो एसिडोसिस क्या होता है कि जब हमारा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी को फूड नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको जो है वो तोड़ना स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी। ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि कीटोन बॉडीज हमारी ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं, कीटोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का एसिड लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। कीटोन आना शुरू हो जाते हैं हमारे ब्लड में, और उसको हम कीटो एसिडोसिस कहते हैं। अब कीटो एसिडोसिस टाइप 1 में बहुत कॉमन है। जैसे ही टाइप 1 डायबिटीज होता है, जब मसल्स को नहीं मिल रहा है, तो उसमें फौरन जो है कीटो एसिडोसिस का प्रोसेस होता है, फैट्स को तोड़ा जाता है, बॉडी तोड़ने शुरू कर देती है और कीटोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज में रेयर है। ठीक है। इसके अलावा ऑटो एंटीबॉडीज हैं। ऑटो एंटीबॉडीज मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि टाइप 1 जो है वो टाइप 1 जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, दैट्स वाई इसमें एंटीबॉडीज जरूर होती हैं टाइप 1 में। ठीक है। टाइप 2 में इतना ज्यादा नहीं है, एब्सेंट है। इसके अलावा इंसुलिन जो है टाइप 1 में बिल्कुल कम होगा, वो या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि बीटा सेल्स नहीं बन रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जबकि टाइप 2 में जो है वो इंसुलिन बनता है। इसके अलावा है कॉन्कॉर्डेंस इन आइडेंटिकल ट्विंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के ट्विंस हैं, ठीक है, एक जैसे, तो उनमें कितने चांसेस हैं कि डायबिटीज हो, तो उसमें 50% चांसेस टाइप 1 में हैं और टाइप 2 में 90% चांसेस हैं। और प्रीवेलेंस का मतलब ये है कि मतलब इसकी ये कितना ज्यादा कॉमन है, तो उसके रेशियोज भी आगे इस तरह से 10% और 90% के रेशियोज हैं। ठीक। नेक्स्ट। अच्छा, दो टाइप्स हमारी कंप्लीट हो गई, और आई थिंक काफी डिटेल में भी हो गया है इसके कॉजेज वगैरह, इसके सिम्टम्स। अब तीसरी टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जेस्टेशन का मतलब हमें पता है कि जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, राइट। तो एक विमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज हो रही है, तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहेंगे। ठीक हो गया। इसकी क्या वजहें हो सकती हैं? एक मदर में और एक फीटस में जो लिंक होता है वो है
प्लासेंटा का, ठीक है। एक इन दोनों का जो लिंक है वो प्लासेंटा है, और प्लासेंटा के थ्रू फीटस को न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे होते हैं। अब होता ये है कि प्लासेंटा भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, वो भी एक एंडोक्राइनल ग्लैंड है, वहाँ मतलब वहाँ से भी जो है हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन है, ठीक है, और लैक्टोजन वगैरह है, कॉर्टिसोल है। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो मदर का शुगर लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है। वो कैसे इंक्रीज कर देता है? ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। इनका ये जो हार्मोनल हार्मोन्स हैं ये मदर की इंसुलिन प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। और इसके अलावा फिर क्या होता है कि उस टाइम पर तकरीबन ये होता है 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये होता है। और इस टाइम पर क्या होता है कि जैसे ही उसको डायबिटीज, मदर को डायबिटीज अगर हो जाए तो बेबी की ओवरग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। वो इस तरह होती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं, ब्लड के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए हैं और बेबी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से फीटस की ओवरग्रोथ होती है और फिर इसमें सी सेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है, सिजेरियन वगैरह के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर मदर में डायबिटीज है जेस्टेशनल में, तो आगे आफ्टर डिलीवरी बेबी के अंदर भी, चाइल्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के। इसलिए इसको प्रॉपर टाइम पे मैनेज करना चाहिए डाइट के थ्रू और अपने लाइफस्टाइल के थ्रू। ठीक, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारी 3 टाइप्स जो बेसिक टाइप्स थी वो हमारी फिनिश हुई हैं, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी कुछ अनकॉमन टाइप्स भी होती हैं, जिसमें मॉडी एंड लैडा वगैरह है। और मॉडी और लैडा में ये होता है कि हमारे जीन्स होते हैं वो एक खास किस्म का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। ग्लूकोकाइनेज क्या करता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है और उससे एनर्जी बनती है। अब उस जीन्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, वो जीन नहीं सही सही एंजाइम रिलीज कर रहा, वो एंजाइम रिलीज नहीं करेगा तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी और उससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और ये मोस्टली एडल्ट्स में देखी गई है, ठीक है, लेकिन इनके केसेस बहुत रेयर होते हैं। ज्यादातर केसेस टाइप 1 टाइप 2 के या फिर जेस्टेशनल के होते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है सेकेंडरी कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अक्सर ये होता है, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमारे पास पेशेंट आए, हमने डायबिटीज के सिम्टम्स उसके अंदर देखे, नोटिस किए और उसको हमने फॉरन इंसुलिन, अगर टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट का पेशेंट है तो हमने उसको इंसुलिन दे दी, उसकी डाइट प्रॉपर कर दी। वो एक प्रॉपर जैसे जो इंसुलिन का ट्रीटमेंट होता है, सॉरी डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता है, वो उस ट्रीटमेंट पे चल रहा है, लेकिन फिर भी उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर हमें क्लिक करना चाहिए फौरन बॉडी के बाकी हार्मोनल सिस्टम पर, ठीक है, कि भाई बाकी कहीं पे तो मसला नहीं हो रहा, बाकी जो भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं हमें फौरन वहां पे क्लिक करना चाहिए, बाकी ग्लैंड्स की हार्मोनल रेगुलेशन को देखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले है एक्रोमेगैली, ठीक है। एक्रोमेगैली में क्या होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी की और इसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। जैसे ही फैटी एसिड्स बढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि कीटो एसिडोसिस होता है और पहले डायबिटीज भी है उसको ऑलरेडी और मजीद फैट्स भी बनना शुरू हो रहे हैं और वो भी ब्रेक डाउन हो रहा है और ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो इससे भी डायबिटीज के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगला है कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड में से सिक्रीट होता है और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होता है? हमारी किडनी के ऊपर, राइट। तो इसकी वजह से भी शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस अनदर नेम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म भी कह सकते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी वजह से डायबिटीज हो। नेक्स्ट है फियोक्रोमोसाइटोमा। टोमा इसका मतलब ट्यूमर, ठीक है। अगर एड्रेनलिन
हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ गया है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या है, हमारे एड्रेनल ग्लैंड की एक और सिक्रीशन होती है जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं या फिर एपिनेफ्रिन कहते हैं। अगर इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से एक ट्यूमर बनता है और उसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो इसका मतलब डायबिटीज हो रहा है। ठीक है, अगला है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। हमने ये बहुत दफा पढ़ा है कि पैनक्रियाटाइटिस, जहाँ पे आइटिस का वर्ड आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। पैनक्रियाटाइटिस, अगर पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस की वजह से भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। या फिर कैंसर होता है। कैंसर में क्या होता है कि हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, हम फिजिकल इनएक्टिव होते हैं, इसकी वजह से भी हमें डायबिटीज हो सकता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। और लास्ट है ड्रग इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया। ड्रग इंड्यूस मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, कोई भी ड्रग्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ सकता है। सो ये हो गई इसकी बेसिक 4 टाइप्स, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट, हमने इसकी टाइप्स पढ़ ली। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायबिटीज में कि पेशेंट को हम किस तरीके से उसका लाइफस्टाइल चेंज करवाएं, उसको मैनेज करें, उसको डायग्नोज करें, या फिर अगर वो नहीं करा तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसको भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उसको अब डिफाइन करने के लिए मैं जबी को कहूँगी कि वो इसको मजीद अच्छे से इलेबोरेट करें। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। यहाँ तक माशाल्लाह आसिया नवीद ने बहुत अच्छे से जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं जितने भी ऑडियंस है या मेंबर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है। एक्चुअली टाइम का भी थोड़ा सा मतलब हो गया है काफ़ी। तो कोई अगर एक चैट बॉक्स में अपने मौजूद होने का एहसास दें, इंशाल्लाह। आई होप कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक। आगे हम उसको प्रोसीड करें। ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाहिर है मेडिकल के स्टूडेंट है, तो कुछ टर्म्स हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें तो मतलब थियोरेटिकली पता चल गया कि डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 उसकी ये सब कुछ। उसके अलावा हम एक कॉमन टर्म यूज सुनते हैं जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ वो सिचुएशन होती है, वो कंडीशन होती है किसी किसी की भी लाइफ स्टाइल की वजह से या किसी की भी बॉडी में कोई भी इशू चल रहा होता है, उसकी वजह से हमें ये लग रहा होता है कि अगर इसको एहतियात ना किया जाए, इसकी बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसको भी शुगर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्री डायबिटीज जो है वो हम थोड़ा सा एक डायबिटिक और जो है क्या नाम है एक नॉन डायबिटिक पेशेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम उसको प्री डायबिटीज पेशेंट या प्री डायबिटीज जो है हम उसको कंसीडर करते हैं। इसके अंदर दो होते हैं। एक फास्टिंग के जो शुगर लेवल है वो किसी का बढ़ना शुरू हो जाता है या हमेशा बढ़ा हुआ आता है, और इसी तरीके से किसी का अगर रैंडम होता है तो उसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। अगर किसी का फास्टिंग होता है तो उसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। कि अगर किसी का फास्टिंग उमूमन ज्यादातर बढ़ा हुआ आता है और वो लेवल कितना है 100 से 120 या 100 से 125, 100 से 130 अगर किसी का आ रहा है नॉर्मल रूटीन के अंदर, तो हम उनको एक अलार्मिंग साइन दे सकते हैं कि अब आपने क्या करना है। वो फास्टिंग के दौरान हम उनको ये कहेंगे कि अब आप प्री डायबिटीज है, अब आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, खाने पीने में डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वरना आपको शुगर होने के चांसेस है। इसी तरीके से अगर रैंडमली उसका जो शुगर लेवल है वो रेंडमली जो है वो 140 से 190 तक अगर आ रहा है तो ये भी एक प्री डायबिटिक पेशेंट में कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा इसका पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अगर उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करें, उसके डाइट प्लान के हवाले से बात करेंगे तो ये फिर प्री डायबिटिक जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली
क्योर हो सकता है। और ये प्री डायबिटिक जो भी कंडीशन होते हैं ये टाइप 2 डायबिटीज के अंदर कॉमन होता है। अगर इसका ख्याल नहीं करे और वो पेशेंट खुद इस चीज को जो है ना वो इतनी ज्यादा टेक केयर नहीं करे तो उसको फिर कंप्लीटली डायबिटीज फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जो कि इंसुलिन भी रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, फिर मुख्तलिफ मेडिकेशन उसके होते रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। मिसाल के तौर पर अगर किसी को डायबिटीज है और वो डायबिटीज का ख्याल नहीं कर रहा है तो आगे मतलब जाके लॉन्ग टर्म उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, कभी भी कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर आपको 3 चीजों की कंप्लेन बता रहे तो आप ये समझे कि आप उसकी डायबिटीज को पहले देखना जरूरी है कि आपका शुगर लेवल ठीक है या नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा अगर आपके पास आता है कि मेरे पट्टों में दर्द है, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी है, और आप उसका वेट भी देखते हैं और हिस्ट्री में भी उसको डायबिटीज है, तो उसको हम सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हाँ आपको डायबिटिक तो नहीं है और आपका शुगर जो है वो कंट्रोल है या नहीं है। इसी तरीके से किडनी डैमेज जिसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, नेफ्रोपैथी भी हमारा किडनी एक्सेसिव शुगर को एक्सक्रीट आउट होने की वजह से या उसको करने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा उसको काम करना पड़ता है। ये उस सूरत में होता है जब हमारा शुगर का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर कंट्रोल होता है तो कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होता और ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में शुगर बढ़ा हुआ होता है तो फिर ये कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर नेफ्रोपैथी है, किडनी के सेल्स खराब होना शुरू हो जाता है। रेटिनोपैथी है जिसमें हमारे आई का जो रेटिना है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, हमारा जो विजन की जो सलाहियत है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, बीनाई कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है। अगर मिसाल के तौर पर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, ब्लड वेसल्स में एक्सेसिव शुगर होना शुरू हो जाए तो वो ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग एक लेयर बना देता है और उसकी वजह से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती है, तो पाँव के अंदर एडिमा बनना शुरू हो जाता है और उसके अलावा सेंसेशन लॉस भी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फूड डैमेज ये भी हमारे न्यूरोपैथी का ही है। बॉडी का ब्लड सप्लाई प्रॉपर हर जगह नहीं हो रही होती है और उसके अंदर जो माइक्रो कैपिलरीज होती है, माइक्रो वेसल्स होते हैं, माइक्रो नर्व्स होती हैं, उसके ऊपर प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही होती तो वो अपना फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता लूज करना लगता है, जिसके अंदर हमारे सेंसेशन है, हमारे टिगलिंग है, हमारे पेन की सेंसेशन है, गर्म और ठंडा, ये सब जो है ना उसकी वजह से इम्पेयर्ड हो सकता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन, जिस तरीके से बताया कि डिप्रेशन कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से जाहिर है एक लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है, खाना पीना मुतासिर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है अगर हम डायबिटीज को प्रॉपर टाइम पे कवर ना करें तो। थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीर है, जो बंदा पिज्जा खा रहा है और लड़का है, और अगर मिसाल के तौर पर ये सारे पिक्चर वाइज मैंने वही सारे बताया था कि किडनी डैमेज हो सकता है, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन क्यों हो सकता है? इन्फेक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे होते एटीपी की सूरत में। तो बॉडी को तो कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए, तो बॉडी क्या करेगा, फैट को और प्रोटीन को एटीपी की सूरत के लिए यूज करता है। और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने का काम हमारे प्रोटीन का होता है, तो प्रोटीन वो अपना काम प्रॉपर कर ही नहीं रहा होता है, वो एटीपी के लिए यूज हो रहा होता है। तो इसी वजह से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है और उसी की वजह से इम्यून सिस्टम भी जो है क्या नाम है कमजोर होता है। जाहिर है बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे तो ही इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होके फिर किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर सकेगा। हार्ट अटैक इसी तरह, अगर कार्डियोवेस्कुलर मतलब अगर एक लॉन्ग टर्म होता है तो हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं और उसकी वजह यह है कि पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा होता है, उसकी माइक्रो वेसल्स इतने काम अच्छे से नहीं कर रहा होता है। उसके बाद आते हैं हाँ इमरजेंसी कंडीशंस। इमरजेंसी कंडीशन दो चीज है जिसमें सीवियर हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन है, जिसके अंदर हमारा जो शुगर का लेवल है बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मिसाल के तौर पर हमारे जो शुगर पेशेंट है उनको कहते हैं हर 2 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ चीज ले लिया करें ताकि आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल रहे। अगर 70 या 60 से ब्लो मतलब शुगर का लेवल आ जाता है तो उसको हम सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट के अंदर कंसीडर करते हैं।
और उसका सिम्टम क्या होता है, सीवियर स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, पसीना बहुत ज्यादा आना लगता है, पेशेंट कपकपाहट का शिकार हो जाता है, अनकॉन्शियस और फैंटिक की जुबान में लड़खड़ाहट आना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा कमजोरी, लेथार्जी, फैटिग और ये सारी कंडीशंस पेशेंट को अचानक से होने लगता है, तो हमें पता लगता है कि हाँ यार इसकी शुगर बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो उसके अंदर हम एक्शन क्या ले सकते हैं, फौरन से हम कोई ग्लूकोज के टैबलेट देते हैं, या फिर फौरन से हम जो है ना कोई जूस दे देते हैं, कोई कैंडी वगैरह, उस वक्त मतलब उस चीज को ठीक करने के लिए हम ये दे सकते हैं, तो उसके फौरन बाद पेशेंट सही हो जाता है। अच्छा, हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट क्या होता है कि शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ना, तो ये वही मतलब जब टाइप 2 डायबिटीज या जब डायबिटीज जो है बहुत एक्सेसिव लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको हम हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। उसके अंदर जाहिर है वो हम इंसुलिन दे देते हैं, या ओरल मेडिकेशन है उसको प्रॉपर हम करते हैं, या फिर अगर उस मेडिकेशन के साथ साथ हम एक्सरसाइज को, वेट लॉस और इन चीजों के ऊपर अगर हम पेशेंट को गाइड करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनका जो शुगर लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हम डायबिटीज मेलाइटिस की डायग्नोसिस के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता चल गया कि इस 3 जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेशेंट के अंदर पाया जाता है, और अभी तक आपने पेशेंट को नहीं पता चल रहा है कि वो डायबिटीज है या नहीं है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब हम बाकायदा एक रिस्क फैक्टर पे लेते हैं, जिन लोगों का बॉडी मास ज्यादा है, यानी जिन लोगों का वेट 25 एक बॉडी मास इंडेक्स है, जिसमें हाइट और हमारी जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। एशियन पॉपुलेशन के अंदर 18 से 24 तक होती है, और जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं तो उनका अगर 24 से ज्यादा है तो हार्ट डिजीज, शुगर, डायबिटीज वगैरह इन सब चीज होने के एक रिस्क फैक्टर पे आ जाते हैं। तो अगर सबसे पहले वेट ज्यादा है और ये सारे सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं, तो उनका टेस्ट होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जिन लोग जो है क्या नाम है 45 से ज्यादा है, और आपको ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस जिस तरह मतलब किसी भी एक डायबिटिक पेशेंट के लिए हम करते हैं, वो चीजें भी अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो भी मतलब उनको करवाना जरूरी है डायबिटीज के लिए। अच्छा, जिन लोगों को गेस्टेशनल डायबिटीज रहती है और होती रहती है, तो उनको भी साल में 2 साल में एक दफा शुगर का अपना स्क्रीनिंग करना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोगों को जो प्री डायबिटीज पेशेंट है उनको ऑलरेडी पता चल गया है कि अगर आपका शुगर लेवल वो प्री डायबिटिक में है, तो उन लोगों को भी मतलब अपना स्क्रीनिंग करना जरूरी है। अच्छा, स्क्रीनिंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एक्यूरेट ब्लड वेसल के अंदर जो हमारे पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड शुगर का पता चलता है, वो HbA1c के थ्रू होता है। अच्छा, ये किसी भी वक्त हो जाता है, इसके लिए कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है, और इसका जो लेवल है वो 5.4 से नीचे है। अब आजकल 5.7 तक एशियन पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट अपने उसमें 5.7 जो है उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है वो 5.4 इसको कंसीडर करते हैं। तो 5.4 से नीचे है तो इसका मतलब आपका कोई शुगर नहीं है और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 5.4 से 6.4 तक है, ठीक है, या 5.7 से लेकर 6.4 है, तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक पेशेंट है, और जो है क्या नाम है आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर 6.4 से या 6.7 है या उससे ज्यादा आपको जा रहा है, तो इसका मतलब आपका जो ब्लड शुगर है वो हाई है। और फिर ये भी देखना होता है कि आपने मेडिकेशन पे है या मेडिकेशन पे नहीं है, इंसुलिन पे है, इंसुलिन पे नहीं है, लाइफस्टाइल कैसा है, तो इन सब चीजों को देख के इस वैल्यू को फिर उसी हिसाब से डॉक्टर या एक फिजिशियन जो है अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और रिलायबल होती है उसके बाद। सही है, फास्टिंग में ये होता है कि सुबह नाश्ते से पहले या फिर 12 घंटे की फास्टिंग पे ये किया जाता है, और उसके अलावा रैंडम ब्लड टेस्ट होता है जो कि खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद ये किया जाता है, और ये इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होता। इसके थ्रू मतलब ये है कि आप अपनी शुगर को पूरा डायग्नोस नहीं कर सकते, ये सबसे आखिर में होता है। और फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट ने क्या खाया, कौन सा मटेरियल उसने जो है ना इनटेक किया, तो उसकी वजह से भी रैंडम ब्लड शुगर फ्लक्चुएट हो सकती है। अच्छा, ये एक चार्ट है
फास्टिंग का जो है वो 70 से 90 यानी 100 के अंदर आना चाहिए, और जो ऑफिशियल एडिया रिकमेंडेशन है वो 80 से 130 एक नॉर्मल बंदे का होना चाहिए। इसी तरीके से 2 घंटे के बाद जो है ना 140 से कम होना चाहिए, और जिनको डायबिटीज है वो 180 के अंदर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो एक कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है। इसी तरीके से HbA1c जो नॉर्मल पर्सन है जिनको डायबिटीज नहीं है कि सही है, HbA1c जो है वो अगर किसी का मतलब नॉर्मल अगर किसी का बिल्कुल नॉर्मल शुगर है और डायबिटिक पेशेंट है, वो मेडिकेशन पे है, तो अगर वो 7 पॉइंट से कम आ रहे तो इसका मतलब एक अच्छा कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है। 7.0 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 से ऊपर है तो फिर उसके साथ साथ हम फास्टिंग और रैंडम को भी देख रहे होते हैं कि मतलब फास्टिंग उनका कितना चल रहा है, और फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स भी देख रहे होते हैं कि कहीं कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं है। अगर उसको साथ में कोई वुंड है, कोई जख्म है, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा ख्याल करना पड़ता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए। लेकिन एक नॉर्मल जो वैल्यू है वो 7.0 से लेकर 5.7 से 7.0 तक एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट जो है उसका है। अच्छा, उसके बाद इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? इसके मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो हर डाइटिशियन और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या जितने भी डायबिटिक फूड केयर स्पेशलिस्ट होते हैं या डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, वो डाइट और एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि सबसे पहली बात जो है वो डाइट के ऊपर अपना ख्याल रखना है। एक लाइफ स्टाइल डिजीज होने की वजह से ही सबसे ज्यादा मैनेजमेंट के अंदर डाइट और एक्सरसाइज को बताते हैं। एक डाइट के अंदर हम एक सिंपल सा वर्ड यूज करूंगा कि हमेशा हम एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज करें। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मतलब शॉर्ट एक्टिंग होता है, मतलब जैसे ही आपने कंज्यूम किया और फौरन से आपकी बॉडी में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया। तो ऐसे चीजों का इस्तेमाल करें जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है उसको मेंटेन रखें। और उसके अलावा जो है एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि बहुत सारे सब ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो मेम्ब्रेन बनती है, उस मेम्ब्रेन की वजह से हमारी जो रिसेप्टर होता है वो इफेक्ट होता है। तो एक्सरसाइज की वजह से वो सारे रिसेप्टर दोबारा रीजनरेट हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो डायबिटीज रिवर्स प्रोग्राम इसी डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू लेके चल रहे होते हैं। डायबिटीज के ऊपर डाइट और एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज अगर कोई भी पेशेंट 150 मिनट पर वीक के हिसाब से वो अगर एक्सरसाइज करता है तो फिर 58% डायबिटीज होने के चांसेस जो रेशियो है वो परसेंट वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से अगर रोजाना के 30 मिनट्स वॉक अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट, प्री डायबिटिक पेशेंट वो करता है तो उसकी डायबिटीज रिवर्स भी हो सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब लाइफ टाइम आपको किसी भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। तो उमूमन हमारे फिजिशियंस जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। दूसरी चीज है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी। ये उमूमन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर देते हैं। इसमें अंदर कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो कि इंसुलिन रिसेप्टर के लिए दिया जाता है। वक्त के साथ साथ उसको चेंज करते हैं, उसके ग्राम्स को चेंज करते हैं, और ये टेबलेट की सूरत में होता है और ये मुख्तलिफ दवाइयों की सूरत में होता है। अच्छा, थर्ड नंबर है इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन जो है वो डायरेक्ट इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं क्योंकि ये टाइप 1 डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है, और ये हमारे एलोपैथिक हजरात और डॉक्टर साहिबान जो है वो इस चीज को यूज कर रहे होते हैं। अब उसके बाद आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि बहुत एक मुश्किल टॉपिक है मेरे लिए। बहरहाल होम्योपैथिक मेडिसिन की जो फिलॉसफी है वो यही है, किसी भी डिजीज को हम ट्रीट नहीं करते, हम होल पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब आजकल जो है वो जो मेडिकल सिस्टम है होम्योपैथिक की भी बहुत ज्यादा एडवांस हो जा रहा है, स्पेशली यूके के अंदर और इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बन रहे हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट को दिए जाते हैं। तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि डायबिटीज के नाम पे डायबिटीज के लिए बहुत सारे मेडिसिन यूज करते हैं,
और जब मैंने रिसर्च किया है और बहुत सारे डॉक्टर्स की जब बात की है, तो वो काफ़ी कुछ लोगों को काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुआ, कुछ लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करते, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए। उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स यूज़ किया जाता है, रेमेडीज़, जैसे अगर किसी को मिसाल के तौर पर सिम्पटम के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अगर किसी डायबिटीज़ पेशेंट है, उनकी सेंसेशन बहुत ज़्यादा लॉस हो गई है और उसके अलावा जो है क्या नाम है, उनको मेमोरी का इश्यू है, कन्फ्यूजन है और उसके अलावा जो है क्या नाम है, उनकी वाइटैलिटी का इश्यू है या फिर उनको हेयर लॉस वगैरह है, तो उसमें हम एसिड पॉस वगैरह बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। अच्छा, प्लम्बम भी यूज़ करते हैं। प्लम्बम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा न्यूरोपैथी, पेन, फैटिग, रिटार्डनेस और जो है क्या नाम है, नर्व पेन का बहुत ज़्यादा जब वो शिकायत कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम प्लम्बम का यूज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। अच्छा, साथ-साथ में दूसरे मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, दूसरी चीज़, लेकिन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम ये मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है इन्फेक्टिव अल्सर वगैरह के लिए हम कैलेंडुला यूज़ करते हैं, हम लोकली भी उसको अप्लाई करने के लिए देते हैं, जो कि डायबिटिक फुट केयर जो भी डिज़ीज़ होती है वो एक कॉमन है शुगर के मरीज़ों के लिए, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर हम कैलेंडुला वगैरह यूज़ करते हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से मैं इतना ही डिस्कस करूँगा और बाकी दूसरे डॉक्टर्स हैं जिनको ये सब जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो अपनी-अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर है, मैं किस पेशेंट के किस चीज़ को टारगेट करते हुए उनको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर का दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर से मेडिसिन की जो सिलेक्शन है, वो डिफरेंट है। अब एक बंदा है वो माइल्ड सिम्पटम को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा होता है, एक बंदा है कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम को टारगेट कर रहा होता है, एक बंदा है जो उसकी रीजनल जो पर्टिकुलर पार्ट है, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा होता है। तो इस चीज़ की वजह से हमारी मेडिसिन चेंज हो सकती है और उसके अलावा हम ये सबसे देखना ज़रूरी है कि हमारे जो पेशेंट है, अगर उससे ठीक हो रहा है तो हम उसको प्रोसीड करें, ठीक नहीं हो रहा है तो हम उसके पीछे उसके कॉज़ को पता लगे कि यार ये इंसुलिन रेज़िस्टेंट है या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। तो इंसुलिन रेज़िस्टेंट डायबिटीज़ के अंदर हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से काम करते हैं और बाकी डायरेक्ट जो कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो हमारे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमने ये लेक्चर उठा दिया है। जैसे फर्स्ट और सेकंड जो हमारा आर्टिकल्स है वो होम्यो के लिए है और बाकी जो इमेजेस है और वेब एमडी से हमने ये जो है यहाँ से हमने पिक किया था अपने जो भी मटेरियल्स हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई होप कि मैंने जो आखिरी वाला पार्ट है बहुत जल्दी-जल्दी, ताकि क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो टाइम का इश्यू की वजह से मैंने बहुत जल्दी-जल्दी इसको कवर कर दिया है। अब हमारी तरफ से इतना ही है, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ कहना है, हमने बहुत सारी जगह बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, तो बिल्कुल फ्री विल है सबके लिए कि कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आज का टॉपिक डायबिटीज मेलाइटस, बहुत ही लेंथी टॉपिक है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आज के दौर की बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और ज़बीउल्लाह साहब और डॉक्टर आयशा दोनों ने बहुत अच्छा इसको कवर किया, तो आई अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू पीपल्स। आपने बहुत अच्छा एलिब्रेट्स किया आप दोनों ने और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बहरहाल